अमेरिका जो कभी कॉलोनियल रूल में हुआ करता था, आज वो इस स्थिति में है, वो एक सुपर पावर है। सो कैसे अमेरिका एक कॉलोनियल रूल में बंधा हुआ एक देश, जहां अमेरिकन पर काफी ज्यादा टैक्सेशन एंड अदर हार्श पॉलिसीज इस्तेमाल होते हैं, तो वो आज एक सुपर पावर, स्ट्रॉन्ग पावर। तो इसके पीछे की कहानी है अमेरिकन रिवॉल्यूशन की। अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने ही वो स्तर लाया जहां पर आज अमेरिकन इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1763 से चला था 1783 तक, और इसमें अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने रिवॉल्ट किया था ब्रिटेन के अगेंस्ट में, क्योंकि अमेरिका में ब्रिटेन का कॉलोनियल रूल हुआ करता था और ब्रिटेन की हार्शेस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंशन पॉलिसीज और जो उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज है, इसकी वजह से अमेरिका और अमेरिकन और अमेरिका की जो कॉलोनीज है उन्होंने स्टैंड बाय किया था ब्रिटेन के अगेंस्ट में। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन कोई फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा जितना हद तक नहीं था। अमेरिकन रिवॉल्यूशन वो रिवॉल्यूशन था जिसने वर्ल्ड को सबसे पहली बार ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसे लोगों ने अडॉप्ट किया, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी दिया। अब ऐसे बहुत सारे कॉजेस थे, बहुत सारी वजह थी जिसने अमेरिकन रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी कई सारी घटनाएं हुई थी। कॉजेस की शुरुआत होती है सोशल फैक्टर से। अमेरिका की सोसाइटी ने ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन पॉलिसीज थी उसका सबसे ज्यादा भुगतान भुगता था। ब्रिटेन काफी ज्यादा टैक्सेस इम्पोज करता था अमेरिकन पर, और उनके पॉलिटिकल राइट्स भी स्नैच करके रखे थे ब्रिटेन ने। अब जब इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हुआ जो अमेरिकन है उनका, तो उन्होंने ये स्थान लिया कि अब वो ब्रिटेन की हार्शेस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंशन पॉलिसीज और इस तरह की पॉलिसीज को या उसके कॉलोनियल रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट में स्टैंड बाय। और ये शुरुआत हुई थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन की। इसके बाद में एक था सैल्यूटरी नेग्लेक्ट। अब सैल्यूटरी नेग्लेक्ट जो है वो ब्रिटेन की ही एक पॉलिसी थी नॉर्थ अमेरिका में, जो अपनी कॉलोनीज के लिए वो इस्तेमाल करता था। अब इस पॉलिसी का रिजल्ट ये निकला कि जो कॉलोनियल लीगल एंड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो खड़े होना शुरू हो गए ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटेन के अगेंस्ट में स्टैंड बाय करना शुरू हो गए अमेरिका में। अब इसके बाद एक कंडीशन क्रिएट हुई 1756 से 1763 तक। ब्रिटेन ने 7 इयर्स का वॉर लड़ा, और इस वॉर में यूरोपियन पावर्स ही कॉन्फ्लिक्ट में थी आपस में। एक फैक्शन था ब्रिटेन का और दूसरा फैक्शन था फ्रांस का, और इस पर्टिकुलर वॉर में ब्रिटेन को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। फाइनेंशियल क्राइसिस ब्रिटेन में आ गई थी। अब इस फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए ब्रिटेन ने पूरा का पूरा फाइनेंशियल बर्डन उठा के अमेरिकन पर डाल दिया, अमेरिका पर हार्श टैक्सेशन पॉलिसीज इम्पोर्ट कर दी, बहुत सारी ड्यूटीज इम्पोज कर दी, और इसकी वजह से अमेरिकन इरिटेट हो गए, क्योंकि अमेरिकन को फिर वही इकोनॉमिक बर्डन फेस करना पड़ रहा था। और इसके बाद में अमेरिकन ने इरिटेट होकर एक सॉल्यूशन निकाला, जेंटलमैन सॉल्यूशन, और वो था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का। अब अमेरिकन को इस समय पर 1756 से 1763 के बीच में ये तो पता था कि ब्रिटेन जो है वो फिलहाल में अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी फेस कर रहा है और वॉर में है, तो उसकी पॉलिटिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। इसका फायदा उठा के अमेरिकन ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को वो विदेशों में लेकर गए, और विदेशों में जाकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर ये आइडेंटिफाई किया कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स का मार्केट में लेवल क्या है, अमेरिकन का मार्केट में लेवल क्या हो सकता है, क्या कुछ कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और इन सभी को आइडेंटिफाई करके अब उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी कि वो ब्रिटेन के अगेंस्ट में स्टैंड बाय कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे ब्रिटेन के ऑर्डर्स को डिफाई कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, और इसमें हेल्प की वहां के इंटेलेक्चुअल्स ने। अमेरिका के कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने अमेरिकन का माइंड खोला था कि उन्हें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करनी चाहिए और अमेरिका को ब्रिटेन के कॉलोनियल रूल से आजाद कराना चाहिए। जैसे कि थॉमस पेन ने एक बुक लिखी थी कॉमन सेंस। इस कॉमन सेंस में उन्होंने लोगों को बताया था ब्रिटेन के बारे में कि ब्रिटेन कैसे आप लोगों को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एक्सपर्ट कर रहा है और आपको उसके अगेंस्ट में स्टैंड बाय करना चाहिए। उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए सॉल्यूशंस भी दिए थे। इन सभी चीजों ने लोगों के ब्रेन को, लोगों के माइंडसेट को खोला दैट वी कैन स्टैंड बाय अगेंस्ट ब्रिटेन, और हम अमेरिका के लिए एक रिवॉल्यूशन कर सकते हैं और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर सकते हैं। अब यहीं से शुरुआत हो गई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, क्योंकि यही कॉजेस थे जिन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कराया। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कई सारे इवेंट्स क्रिएट हुए थे, जैसे कि एक इवेंट था टैक्सेशन पॉलिसी का। अब हुआ क्या कि 7 इयर्स ऑफ वॉर
जब चला था ब्रिटेन में, तो इसके जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे ग्रैनविली ने सोचा कि अब इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस फाइनेंशियल क्राइसिस को हम खत्म कैसे करें। तो उन्होंने टैक्सेशन पॉलिसी इम्पोज कर दी, जिसको कहते हैं ग्रैनविली पॉलिसी। इस ग्रैनविली पॉलिसी के चलते 1764 में उन्होंने शुगर एक्ट लॉन्च किया, 1765 में स्टैम्प ड्यूटी एक्ट लॉन्च किया, 1767 में उन्होंने लॉन्च किया टाउनशेंड एक्ट। और ये सारे एक्ट्स जो थे, ये अमेरिकन पर ह्यूज टैक्सेशन पॉलिसीज इम्पोज करना और जो अमेरिकन के प्रोडक्ट ब्रिटेन में आते हैं उन पर ह्यूज ड्यूटीज इम्पोज करने का था। अमेरिकन ऑफ कोर्स अनॉय हो गए, और अनॉयड होने के बाद में अमेरिकन ने ये डिसाइड किया कि अब वो इन सारे ऑर्डर्स को, पॉलिसीज को डिफाई करेंगे। इसके बाद में वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, और यहीं से और ज्यादा शुरुआत हो गई अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देन इसके बाद में भी जो ब्रिटेन का रुख था अमेरिका की तरफ, अमेरिकन की तरफ, वो अच्छा नहीं था। अब अमेरिकन ने ये जो अवेकनिंग की थी, इसके चलते उन्होंने जो स्टैम्प वेंडर्स थे उन्हें ड्यूटीज पे करने से मना कर दिया, बहुत सारे स्टैम्प्स थे उन्हें जला दिया। तो वहां के ग्रैनविली के बाद में जो प्राइम मिनिस्टर बने थे रॉकिंगहम, उन्होंने ये देखा कि लोगों को स्टैम्प ड्यूटी से अगर इश्यू है तो हम स्टैम्प ड्यूटी को अबॉलिश कर देते हैं, अमेरिकन फिर हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी को अबॉलिश कर दिया। लेकिन वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया कि अभी भी हमारा हक है अमेरिकन पर कि हम उन पर टैक्सेशन इम्पोज करें, ड्यूटीज इम्पोज करें, और यही उन्होंने किया। अमेरिकन इससे फिर अनॉय हो गए क्योंकि वो टैक्स नहीं पे करना चाहते थे इतने ह्यूज अमाउंट में, और ये अपना इन्फ्लुएंस फिर से शो करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अमेरिकन ने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब क्या हुआ, वहां पर जो सैमुअल एडम्स थे उन्होंने अमेरिकन को ऑर्गेनाइज किया और ये कहा कि अब हम बोस्टन में मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे ब्रिटेन के खिलाफ। अब यहाँ पर बोस्टन मैसेकर हो गया। हुआ क्या कि ब्रिटेन ने जो बोस्टन में प्रोटेस्ट चल रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, उसको रोकने के लिए फोर्सेस का यूज किया, और फोर्सेस ने ऑफ कोर्स मैसेकर की कंडीशन क्रिएट कर दी, जिससे कि बोस्टन मैसेकर हुआ 1770 में। और अब यहाँ पर हालत और ज्यादा खराब हो गई क्योंकि अमेरिकन अब तो बिल्कुल डिसाइडेड थे कि हमें इन लोगों के खिलाफ स्टैंड बैक करना ही है। अब इसके बाद में क्या हुआ, लॉर्ड नॉर्थ ने टी पॉलिसी लॉन्च कर दी, टी एक्ट 1773 के चलते। अब इस टी पॉलिसी के बेसिस पर लॉर्ड नॉर्थ का एम ये था, जो कि ब्रिटेन का नया प्राइम मिनिस्टर था, उसने सोचा कि अगर अमेरिकन ने इस टी को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अमेरिकन अभी भी हमारे टैक्सेशन पॉलिसीज को और हमारा हक जो है उनके ऊपर, उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर अब सैमुअल एडम्स ने क्या किया, उन्होंने जो भी टी आई थी उन टी के कंटेनर्स को उठाकर अटलांटिक में फेंक दिया। बोस्टन पोर्ट में वो गए और वहां पर उन्होंने पूरे के पूरे टी कंटेनर्स को अटलांटिक में फेंक दिया। और यहाँ पर ये चीज और ज्यादा क्लियर हो गई, लोगों के मन में जो आस थी कि अमेरिका को हमें आजाद कराना है, वो भी इंश्योर हो गया। और इसी को नाम दिया गया, ये जो पूरा टी वाला इंसिडेंट हुआ था बोस्टन पोर्ट में, इसे नाम दे दिया गया बोस्टन टी पार्टी के अब तो आजाद होके रहेंगे। और यहीं पर बन गई थी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। अब जब फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनी थी उसमें टोटल थे 5 मेंबर्स, जिसमें की मेन लीडर्स थे सैमुअल एडम्स, जॉन एडम्स और जॉर्ज वॉशिंगटन। अब फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने एक पिटिशन भेजी थी ब्रिटेन में कि आप हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हमारे सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए, आपका कॉलोनियल रूल अब एंड होना चाहिए। बट इस पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं किया ब्रिटेन ने, उन्होंने कोई रुख ही नहीं दिया। अब उन्होंने इस पिटिशन को कोई रुख नहीं दिया और उल्टा वॉर अगेंस्ट अमेरिका डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद में सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बन गई। सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में टोटल 5 मेंबर्स थे। जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी उसमें भी टोटल 12 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और मेंबर्स शामिल थे। अब जो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनी थी वो 5 मेंबर्स की थी। अब इस 5 मेंबर्स की सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, जिसमें की थॉमस जेफरसन, फ्रैंकलिन, सैमुअल एडम्स, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये सभी इंक्लूडिंग थे, इन्होंने ऑलिव बेंच पिटिशन फाइल की ब्रिटेन के खिलाफ और ये भेजी उन्होंने किंग जॉर्ज थर्ड को कि आप अमेरिका को इंडिपेंडेंस कर दो, ये लास्ट हमारा पीस एफर्ट है कि हमें आराम से आजादी दे दो, नहीं तो वॉर होगा ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकन की तरफ से। अब इस पर जो किंग जॉर्ज थे उन्होंने कोई रुख नहीं दिया। पहले तो इस पिटिशन का कोई आंसर नहीं दिया उन्होंने, उसकी जगह उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन इश्यू कर दिया जो था प्रोक्लेमेशन ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट अमेरिका। और यहाँ से शुरुआत हो गई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, अमेरिकन रिवॉल्यूशन की, जिसके लीडर थे जॉर्ज वॉशिंगटन। उनके अंडर में ये पूरा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था और फ्रांस ने इसमें अमेरिका को सपोर्ट किया। अब सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि जो वॉर हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, इसमें फ्रांस ने कनाडा को लूज किया था ब्रिटेन से और उसका बदला लेना था फ्रांस को, इसलिए उसने अमेरिका को सपोर्ट किया।
और उसके सपोर्ट से जो ब्रिटेन है उसने वर्जीनिया में सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। अब इसके बाद 1780-81 के आसपास सरेंडर हो गया था, बट जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई थी वो हुई थी 1783 में, जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी। और उस ट्रीटी ऑफ पेरिस के बेसिस पर ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया था कि अमेरिका अब आजाद है एंड नाउ अमेरिका वुड बी यूएसए, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में देखते हैं वो एक्चुअली में फ्रांस का गिफ्ट है अमेरिका को, एक फ्रेंडशिप के तौर पर कि आप आजाद हो गए थे। और उसी लिबर्टी का प्रतीक माना जाता है कि अमेरिका ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया, देन रिजल्ट वाज अमेरिकन इंडिपेंडेंस।